आई वेलकम यू ऑल टू अवेकनिंग क्लासेस। हमने एक करंट अफेयर्स की सीरीज स्टार्ट करी थी जिसमें हम पूरे साल के करंट अफेयर्स आपको करवा रहे थे। आज उसका सेकंड पार्ट आपके लिए हमने लाया है। इसमें हम तीन तरह के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। पहले रिसेंटली जितने भी पद्मा अवार्ड्स अनाउंस किए गए हैं उन सबको कवर करेंगे। सेकंड पार्ट में हम मूव करेंगे टूवर्ड्स द नेम चेंज, जितने भी सिटीज के नेम चेंज हुए हैं उनको कवर करेंगे। और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जितने भी इंडेक्सेस रिलीज हुए हैं 2022 और 23 में, उनमें इंडिया की क्या रैंकिंग है, टॉप किसने करा है और कौन वो इंडेक्स पब्लिश करता है, इसके बारे में आपको बताएंगे, जिसमें से आपके एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले है पद्मा अवार्ड। पद्मा अवार्ड समझने के लिए आपको ना इंडिया में अवार्ड सिस्टम को समझना बहुत जरूरी है। तो इंडिया में जो मेजर कैटेगरी ऑफ अवार्ड्स दिए जाते हैं वो दो टाइप में दिए जाते हैं। एक दिए जाते हैं सिविलियन अवार्ड्स, ठीक है, और दूसरे दिए जाते हैं गैलेंट्री अवार्ड्स। गैलेंट्री मतलब जैसे हमारे आर्मी वगैरह सोल्जर्स वगैरह को दिए जाते हैं, तो वॉर टाइम और पीस टाइम भी दिए जाते हैं, ये हो गए गैलेंट्री अवार्ड। और सिविलियंस को दिए जाते हैं अवार्ड जिनको बोलते हैं सिविलियन अवार्ड। सिविलियंस अवार्ड में जो इंडिया का सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है, आपको पता है वो कौन सा अवार्ड है? भारत रत्न। सबसे बड़ा अवार्ड सिविलियन अवार्ड कौन सा है? भारत रत्न। ये आपको पता होनी चाहिए चीजें, ठीक है। इनसे भी क्वेश्चन पूछते हैं, स्टैटिक पोर्शन का पार्ट है। पहले नंबर में आ जाता है सिविलियन अवार्ड्स में भारत रत्न। सेकंड नंबर में कौन सा आ जाता है? सेकंड नंबर में हमारे पद्मा अवार्ड्स आ जाते हैं। पद्मा अवार्ड्स में भी सबसे बड़ा पद्मा अवार्ड कौन सा है? पद्म विभूषण। कौन सा है? पद्म विभूषण। दूसरे नंबर पे कौन सा आ जाता है पद्म विभूषण के बाद पद्मा अवार्ड्स में? पद्म भूषण, ठीक है। और तीसरे नंबर में कौन सा आ जाता है? पद्म श्री। तो ये तीन तरह के हमारे पास कौन से अवार्ड आ जाते हैं? सिविलियन अवार्ड आ जाते हैं। तो आपको पूछा जाए पेपर में कि इंडिया का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड कौन सा है, तो भारत रत्न है। सेकंड नंबर पे पद्म विभूषण है, थर्ड नंबर पे पद्म भूषण है और चौथे नंबर पे पद्म श्री है, ठीक है। ऐसे चार है, इसका स्पेलिंग है, ठीक है। अब नेक्स्ट होता है गैलेंट्री अवार्ड। जब भी आप कोई ऐसा वेलियर वाला काम करते हो, ब्रेवरी वाला काम करते हो, तो आपको गैलेंट्री अवार्ड्स इंडिया में दिए जाते हैं। अब गैलेंट्री अवार्ड्स की दो फर्दर टाइप्स हैं। एक तो आपको दिए जाते हैं ड्यूरिंग वॉर टाइम, अगर वॉर के टाइम में आपने कोई गैलेंट्री वाला काम करा है तो आपको अवार्ड दिया जाएगा। और दूसरे दिए जाते हैं पीस टाइम अवार्ड्स आपको, ठीक है। ये दो तरह के अवार्ड्स आपको दिए जाते हैं। अब वॉर टाइम अवार्ड्स की बात करें तो सबसे बड़ा वॉर टाइम अवार्ड आपको पता होगा परमवीर चक्र होता है। कौन सा होता है? परमवीर चक्र। उसके बाद दिया जाता है महावीर चक्र, महावीर चक्र। और उसके बाद दिया जाता है वीर चक्र। ये तीन जो है ना, ये वॉर टाइम दिए जाते हैं। जब भी कोई इंडिया किसी कंट्री के साथ वॉर में है और उस टाइम आप ऐसी कोई ब्रेवरी वाली जो है वो बात करते हो, तो उस केस में आपको परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र दिया जाता है। ये वॉर टाइम दिया जाता है। बट कई बार क्या होता है, पीस वाली सिचुएशन में भी आप कुछ ऐसा काम करते हो जो अवार्ड देने लायक होता है, इसलिए आपको अवार्ड दिए जाते हैं। और पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड में सबसे बड़ा अवार्ड होता है अशोक चक्र। कौन सा अवार्ड होता है? अशोक चक्र। सेकंड नंबर में हम देते हैं कीर्ति चक्र और थर्ड नंबर में हम देते हैं शौर्य चक्र। मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं जिसका आंसर आप देंगे, और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है जेकेएसएसबी में एक बार। ये क्वेश्चन ये है कि आपको पता है कि जो अभिनंदन थे जिन्होंने F-16 को हराया था चाइना को मिग 21 की हेल्प से, आपने मुझे बताना है कि वो जो अभिनंदन जी हैं, जो पायलट थे इंडियन एयरफोर्स के, उनको कौन से अवार्ड के साथ सम्मानित किया गया था अपनी इस इंसिडेंट की वजह से, ठीक है। आपने मुझे बताना है इनमें से कौन से अवार्ड के साथ उनको सम्मानित किया गया था, ठीक है। ये आपके लिए होम टास्क है। अब हम स्टार्ट करते हैं पद्मा अवार्ड से। तो रिसेंटली पद्मा अवार्ड्स अनाउंस किए गए। कितने पद्मा अवार्ड्स अनाउंस किए गए? 106 पद्मा अवार्ड्स अनाउंस किए गए। ये अनाउंस किए गए हैं 25 जैन 2023 में, मतलब ये 2023 के पद्मा अवार्ड्स हैं। दिए कब जाएंगे? मार्च अप्रैल में दिए जाएंगे। और कौन देता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबको सम्मानित करते हैं विद द पद्मा अवार्ड्स। अब आपके लिए 106 के 106 नाम करना, याद करना जरूरी भी नहीं है और पॉसिबल भी नहीं है, तो नहीं करेंगे हम इंपॉर्टेंट देखेंगे। तो पद्म विभूषण कितने दिए गए इस बार? 6। पद्म भूषण कितने दिए गए? 9। और पद्मश्री कितने दिए गए? 91। सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाते हैं पद्म विभूषण। ये अवार्ड्स आपको पता होने चाहिए किस किस को दिए गए और वो पर्सन किस फील्ड से बिलोंग करता है। पद्म भूषण आप स्लाइटली देख सकते हो, पद्मश्री देखने की जरूरत नहीं है, इसमें एक आधा कोई इंपॉर्टेंट है तो वो हम कवर कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, पद्म विभूषण में सबसे पहला अवार्ड जो है वो दिया गया है श्री बालकृष्ण दोषी को। बालकृष्ण दोषी को पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया है। क्यों दिया गया है? एक तो इनको मरणोपरांत दिया गया है। और क्यों दिया गया है? क्योंकि ये एक बहुत अच्छे आर्किटेक्चर थे। इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स बनाई हैं, जैसे आईआईएम जो है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो है बेंगलोर वाला, वो बिल्डिंग भी इन्होंने बनाई है। उदयपुर वाला आईआईएम भी इन्होंने बनाया। अब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी भी इन्होंने बनाया। और ये किस स्टेट से बिलोंग करते हैं? गुजरात से, ठीक है। तो ये बालकृष्ण दोषी जी का आप नाम याद रख सकते हो। कौन सी फील्ड से बिलोंग करते थे ये याद रखना है, दो चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है।
फिर श्री जाकिर हुसैन जी को भी अवार्ड दिया गया है पद्म विभूषण। क्यों? आर्ट की फील्ड में। आपको पता है ये इंडिया के फेमस तबला प्लेयर हैं और ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, इसलिए इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अब हम थर्ड अवार्ड की तरफ चलते हैं। श्री एस.एम. कृष्णा जी को दिया गया है पद्म विभूषण। अब क्यों दिया गया है? क्योंकि ये जो है ये मिनिस्ट्री, इनको किस फील्ड में दिया गया है? पब्लिक अफेयर्स की फील्ड में। देखो डिफरेंट फील्ड्स में अवार्ड दिए जाते हैं, चाहे वो किसी आर्ट की फील्ड में दिया जा सकता है, पब्लिक अफेयर्स की फील्ड में दिया जाता है, साइंस एंड फील्ड में दिया जाता है। ठीक है, इन फील्ड में मोस्टली ये अवार्ड दिए जाते हैं। तो पब्लिक अफेयर्स में जो है वो श्री एस.एम. कृष्णा को दिया गया है। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? कर्नाटका से। ये क्या है? पब्लिक अफेयर्स मतलब एक तरह के पॉलिटिशियन भी हैं और ये इन्होंने क्या क्या अचीवमेंट्स करी हैं। देखो अगर हम बात करें तो ये मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भी रह चुके हैं और बहुत सारी स्टेट्स के गवर्नर्स भी रह चुके हैं। तो पब्लिक अफेयर्स में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, श्री दिलीप महालनोबिस। इनको मरणोपरांत इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। अब इनकी क्या अचीवमेंट है? ये वेस्ट बंगाल से थे, इन्होंने मेडिसिन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। आपको पता होगा जब भी हमें कभी डायरिया वाली कंडीशन होती है तो हमें डॉक्टर ये रिकमेंड करते हैं कि आप ORS पियो। ये आप सबको पता होगा, ओरल रिहाइड्रेटिंग सोल्यूशन। तो ओरल रिहाइड्रेटिंग सोल्यूशन को बनाने वाले कौन थे? श्री दिलीप महालनोबिस ने बनाया था। अगर ये चाहते तो ये पेटेंट ले सकते थे, अगर ये पेटेंट ले लेते तो इनको बहुत ज्यादा पैसा ये कमाते, बट इससे ORS का प्राइस बढ़ जाता। इन्होंने इसलिए कभी भी ORS के पेटेंट की इतनी डिमांड नहीं करी, इसलिए ORS बहुत सस्ता है। और आप देखो डायरिया वगैरह के लिए ORS कितना इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको पद्म विभूषण से रिसेंटली सम्मानित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट इज श्री श्रीनिवास वर्धान। ये साइंस और इंजीनियरिंग फील्ड में इनको दिया गया है। ये USA से बिलोंग करते हैं। बेसिकली ये इंडो अमेरिकन है, मतलब इंडियन ओरिजिन के अमेरिकन है। और ये बेसिकली किस फील्ड से बिलोंग करते हैं? मैथमेटिक्स की फील्ड से। इन्होंने प्रोबेबिलिटी थ्योरी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। ठीक है, इसलिए इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट इज श्री मौलाना सिंह यादव। इनको भी मरणोपरांत दिया गया। आपको पता होगा इनकी रिसेंट डेथ हुई थी। ये कौन सी पार्टी से बिलोंग करते थे? समाजवादी पार्टी जो है इनके ये फाउंडर भी हैं। ये 3 टाइम CM भी रह चुके हैं यूपी के और मिनिस्टर ऑफ डिफेंस भी रह चुके हैं एक टाइम पे। तो इनको पब्लिक अफेयर्स के लिए मिला। और ये कहाँ से बिलोंग करते थे? उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते थे। देखो यहाँ पर याद करना कोई मुश्किल नहीं है, ये आपको नाम याद ही करना है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कौन? देखो कैसे याद करेंगे। बालकृष्ण दोषी मरणोपरांत दिया गया, दिलीप महालनोबिस को भी मरणोपरांत दिया गया और मुलायम सिंह यादव को भी मरणोपरांत दिया गया। मुलायम सिंह यादव को सब जानते हैं कि ये समाजवादी पार्टी के फाउंडर थे, तो पब्लिक अफेयर्स में ही दिया गया होगा। दिलीप महालनोबिस ORS की हिस्ट्री से याद करो, मेडिसिन की फील्ड में दिया गया। और अगर हम बालकृष्ण दोषी की बात करें तो ये आर्किटेक्चर से बिलोंग करते हैं, इन्होंने IIM वगैरह बहुत चीजें बनाई गई हैं। ठीक है, इनके द्वारा। देखो एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसलिए दी जाती है ताकि आपको वो नाम याद रख सकें आप। ठीक है, नेक्स्ट जाकिर हुसैन की बात करें तो ये तो आपको पता है इंडिया के फेमस तबला प्लेयर हैं, ये याद हो सकता है। SM कृष्णा ये कर्नाटका से बिलोंग करते हैं और पब्लिक अफेयर्स में इन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। और श्रीनिवास वर्धान, आपने ये याद रखना कि प्रोबेबिलिटी थ्योरी का इन्होंने कंसेप्ट दिया था और ये इंडो अमेरिकन है और साइंस एंड इंजीनियरिंग की फील्ड में इनको पद्म विभूषण दिया गया। आई होप आपको पद्म विभूषण में आपको प्रॉब्लम नहीं रही होगी। नेक्स्ट अगर हम पद्म विभूषण की बात करें तो 9 पद्म विभूषण अवार्ड इस बार दिए गए हैं, जिसमें पहला नाम है श्री SL भैरप्पा को दिया गया है लिटरेचर एंड एजुकेशन में और ये कर्नाटका से बिलोंग करते हैं। श्री कुमार मंगलम बिरला को दिया गया है ट्रेड एंड इंडस्ट्री में, महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। श्री दीपक दर को दिया गया है जो साइंस एंड इंजीनियरिंग से बिलोंग फील्ड में दिया गया है, महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। मिस वानी जयराम को दिया गया है आर्ट की फील्ड में और ये तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। स्वामी चिन्ना जियर को दिया गया है स्पिरिचुअलिज्म के लिए और ये तेलंगाना से बिलोंग करते हैं। सुमन कल्याणपुर को दिया गया है आर्ट के लिए और ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। श्री कपिल कपूर को दिया गया है लिटरेचर और एजुकेशन में, ये दिल्ली से बिलोंग करते हैं। और मिस सुधा मूर्ति को दिया गया है सोशल वर्क में, ये कर्नाटका से बिलोंग करते हैं। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस सुधा मूर्ति। देखो ये ना एक तो सोशल वर्कर भी हैं प्लस ये को फाउंडर भी हैं। आपने इन्फोसिस कंपनी का नाम सुना होगा, इंडिया की जानी मानी कंपनी है इन्फोसिस, उनके जो है ये को फाउंडर भी हैं। ये और इनके हस्बैंड ने मिलकर जो है इन्फोसिस कंपनी को बनाया था। ठीक है, और ये आपने याद रखना है। इन्फोसिस कंपनी के फाउंडर कौन है? NR नारायण मूर्ति और ये इनकी वाइफ है सुधा मूर्ति। ये दोनों ने मिलकर इन्फोसिस कंपनी को खड़ा किया है। ठीक है, श्री कमलेश टी पाटिल, इनको भी स्पिरिचुअलिज्म की फील्ड में दिया गया और ये भी तेलंगाना से बिलोंग कर। देखो पद्म भूषण आपके लिए याद करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये याद कर लेना एक नाम सुधा मूर्ति वाला, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं। और ये जो पद्म विभूषण है ये सब आपको पता होने चाहिए, किस फील्ड में दिया गया है, कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं, क्योंकि ये पद्म अवार्ड्स में सबसे बड़े अवार्ड्स हैं, तो इनमें से क्वेश्चन फ्रेम होने के चांसेस बहुत ज्यादा। और बाकी आपको पता होना चाहिए कितने कितने अवार्ड किस फील्ड में दिए गए हैं। ठीक है, बाकी इसका स्टैटिक पोर्शन भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पद्मश्री
तो बहुत से अवार्ड दिए गए हैं, आपने सभी कवर नहीं करने। 3 इंपॉर्टेंट अवार्ड पद्मश्री में आपको पता होने चाहिए। एक रवीना टंडन को, इंडियन एक्ट्रेस हैं, इनको दिया गया है पद्मश्री अवार्ड फॉर देयर एक्टिंग स्किल्स। देन राकेश झुनझुनवाला, ये तो नाम आपको पता ही होना चाहिए। इनको इंडियन वॉरेन बफेट भी कहते हैं, इंडियन वॉरेन बफेट भी कहते हैं। और आपको पता है इनको बिग बुल ऑफ इंडिया भी कहते हैं, बिग बुल ऑफ इंडिया। अगर आप स्टॉक मार्केट की थोड़ी बहुत ही नॉलेज भी रखते होंगे तो आपको इनके बारे में पता ही होगा। इनकी एक कंपनी भी है, इनकी कंपनी है अकासा एयर। अकासा एयर जो है ये इनकी कंपनी है। बिग बुल क्या, देखो स्टॉक मार्केटिंग की अगर बात करें जैसे, तो आप सभी जानते हो आज के टाइम पे स्टॉक मार्केट, उसमें लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, और पैसा कमाया जा सकता है और कभी पैसा लूट भी जाता है। तो दोनों केसेस होते हैं। एक होता है यहाँ पर, एक होता है बुल 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 ये सोचता है कि मार्केट उठेगी ऊपर, इसीलिए वो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करता है मार्केट में। तो उसको ऐसा होता है कि जो है वो पैसा हमेशा मार्केट ऊपर जाएगी, और मार्केट ऊपर जाएगी तो वो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करेगा ताकि वो पैसा कमाए। एक होता है बियर। बियर जो होता है वो क्या करता है, मार्केट को गिराने की कोशिश करता है, वो मार्केट गिरा के फायदा लेने की कोशिश करता है। और बुल जो होता है वो मार्केट को ऊपर करके पैसा कमाने की कोशिश करता है। इनको बिग बुल ऑफ इंडिया कहा जाता है। अगर आपने हर्षद मेहता वाली मूवी देखी है, जो वेब सीरीज आई थी स्कैम 1992, उसमें आपने देखा होगा कि हर्षद मेहता भी एक बिग बुल का काम कर रहे थे एट दैट टाइम। तो इस टाइम पे एट प्रेजेंट कौन थे, राकेश झुनझुनवाला। तो इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। अब रिसेंटली एमएम कीरावानी, एमएम कीरावानी क्या है, म्यूजिक कंपोजर हैं। इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? आपने आरआरआर अगर मूवी देखी होगी तो उसमें जो एक सॉन्ग है, कौन सा सॉन्ग है, नाटो नाटो सॉन्ग, एन ए टी यू नाटो नाटो सॉन्ग जो है, इस सॉन्ग के लिए ना एमएम किरवाना जी को अभी रिसेंटली, आपको पता है ये जो सॉन्ग है ये चुना गया है गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में। अभी 18th जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स हैं उसमें इनको ओरिजिनल सॉन्ग अवार्ड दिया गया है। किसको? नाटो नाटो को। और नाटो नाटो सॉन्ग को कंपोज किसने करा था? एमएम कीरावानी ने किया था। और ये पहला एशिया का सॉन्ग बना था जिसको इतनी बड़ी अचीवमेंट मिली थी, इसीलिए एमएम कीरवाना जी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। ठीक है, यहाँ से हमारे 2 करंट अफेयर्स कवर हो गए। एक एमएम कीरवाना ने कंपोजर हैं नाटो नाटो के, और दूसरा नाटो नाटो ने रिसेंटली जो 80th गोल्डन ग्लोब जो अवार्ड्स दिए गए हैं उसमें इसको ओरिजिनल सॉन्ग ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। तो ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट, रिसेंटली कुछ, अब ये हो गया पद्म अवार्ड्स के लिए। तो 3 चीजें इंपॉर्टेंट यहाँ पर याद रखनी, कितने इस साल पद्म विभूषण दिए गए, कितने पद्म भूषण दिए गए, कितने पद्म श्री। स्टैटिक पोर्शन देख लेना है, गैलेंट्री अवार्ड कौन से होते हैं जिसमें पीस टाइम आ जाते हैं, वॉर टाइम कौन से होते हैं, उनमें भी हाईएस्ट कौन है, लोवेस्ट कौन है। देन हम अगर सिविलियन अवार्ड्स देखें उनमें हाईएस्ट कौन है, लोवेस्ट कौन है। उसमें पद्म विभूषण में हर एक का पता होना चाहिए कौन सी फील्ड में बिलोंग करते हैं। पद्म भूषण में थोड़ा बहुत आइडिया आप रख सकते हो, और पद्म श्री में याद नहीं करना। ये 3 जो इंपॉर्टेंट नाम मुझे लगे मैंने आपके लिए यहाँ पर ले आया हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, नेम चेंज इन 2023। अब कुछ नाम चेंज हुए हैं, कुछ 2023 के भी हैं और कुछ पहले के भी हैं, और रिसेंटली जो नेम चेंज हुए हैं उनके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको ये मैंने करंट पार्ट में करवाया भी था, जो राजपथ था। राजपथ क्या है, इंडिया गेट से लेकर प्रेसिडेंट हाउस तक का जो रोड है, वो जो रास्ता है उसको पहले बोलते थे राजपथ, ठीक है। ये ना एक ब्रिटिशर्स के नाम की निशानी थी, ब्रिटिशर्स द्वारा इसका नाम रखा गया था राजपथ, इसलिए इसका नाम चेंज करके अब क्या रख दिया गया है, कर्तव्य पथ, ठीक है। तो राजपथ का नाम चेंज हुआ है कर्तव्य पथ, ये पहला नेम चेंज आपको देखना है। होशंगाबाद अगर हम बात करें, ये मध्य प्रदेश में होशंगाबाद, इस होशंगाबाद सिटी का नाम चेंज करके क्या रख दिया गया है, नर्मदापुरम। तो आपने याद रखना है कहां से बिलोंग करते हैं, मध्य प्रदेश से, ये आपने याद रखना है। अब आपको एक पता है टर्की एक कंट्री रिसेंटली जहां पर एक मैसिव अर्थक्वेक भी आया वहां पर, सीरिया में, और बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुई है, ह्यूमन लाइफ और प्रॉपर्टी का भी बहुत नुकसान हुआ है। उस टर्की का जो नाम है वो चेंज करके क्या कर लिया गया है, तुर्की है। तो ये इसका ओल्डेस्ट जो एंसेस्ट्री थी उसके साथ जोड़ा जा रहा है कि पुराने जो टर्की था उसको वापस खड़ा किया जाए। इस सोच से प्रेसिडेंट अर्दोगान जो हैं वहां के, उन्होंने टर्की का नाम चेंज करके क्या रख दिया, तुर्की रख दिया। तो ये आपने याद रखना है। अब एक केवादिया रेलवे स्टेशन था गुजरात में, केवादिया रेलवे स्टेशन कहाँ का है, गुजरात का, इसका नाम चेंज करके एकता नगर रेलवे स्टेशन रख दिया गया। तो कौन से रेलवे स्टेशन का नाम चेंज हुआ है, केवादिया का, और क्या रख दिया गया है, एकता नगर रेलवे स्टेशन। कहां से है ये, गुजरात का, ठीक है, ये आपने याद रखना। अब पहले ना मंकी पॉक्स एक बीमारी थी, उसको बोलते थे मंकी पॉक्स। तो बट ये एक एनिमल के साथ जोड़ी जा रही थी, इसलिए डब्ल्यूएचओ ने ये सजेस्ट करा कि मंकी पॉक्स का नाम चेंज करके हमें क्या रखना चाहिए, एमपॉक्स रखना चाहिए। तो ये डब्ल्यूएचओ द्वारा ये बोला गया कि मंकी पॉक्स को अब से हम क्या बोलेंगे, एमपॉक्स। देखो डब्ल्यूएचओ जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसकी ये कोशिश होती है कि किसी भी बीमारी का नाम किसी रीजन के साथ या किसी एनिमल के साथ जोड़ा नहीं जाना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो उस एनिमल या उस रीजन के प्रति हमारे अंदर एनिमोसिटी डेवलप होगी, तो ये गलत बात है। इसलिए क्या है कि ऐसा नाम जोड़ना अच्छा
नहीं है, तो इसलिए मंकी पॉक्स का नाम चेंज करके एम पॉक्स रख दिया गया। अब जो मुगल गार्डन्स है ना, जो प्रेसिडेंट हाउस के बाहर मुगल गार्डन्स है, उनका नाम चेंज करके अमृत उद्यान रखा गया है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करी थी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये कुछ नेम चेंज किए गए 2023 में, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। राजपथ का नाम चेंज करके कर्तव्य पथ रखा गया, होशंगाबाद का नर्मदापुरम, टर्की का नाम चेंज करके तुर्की रखा गया, केवादिया रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके एकता नगर रेलवे स्टेशन, और ये कहां पर है, गुजरात में। मंकी पॉक्स का नाम चेंज करके एम पॉक्स बाय WHO। मुगल गार्डन का नाम चेंज करके अमृत उद्यान रखा गया है रिसेंटली। आई होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इंडेक्स। इंडेक्स पे क्वेश्चन फ्रेम होता ही है। इंडेक्स में 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई भी इंडेक्स होगा, या तो पूछा जाएगा वो इंडेक्स कौन रिलीज करता है, ध्यान से सुनना, उसमें टॉप रैंक किसका है और इंडिया का रैंक क्या है। और अगर सपोज करो किसी जो हमारे पास इंडेक्स में इंडिया का अच्छा रैंक आया बहुत ज्यादा, और या किसी में बहुत खराब आया था, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, और कुछ ऐसे इंडेक्स होते हैं जो जैसे जेंडर इक्वालिटी हो गया, उस पे हो गया, डेवलपमेंट इंडेक्स हो गया, ये इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनमें से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले इंडेक्स की बात करते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, कि कितनी ह्यूमन डेवलपमेंट हो रही है। ठीक है, तो आपको पता है ह्यूमन इज ऑल्सो अ रिसोर्स। आप बोलो तो ह्यूमन को एक एज अ कैपिटल एसेट मान सकते हैं, क्योंकि ह्यूमन ग्रोथ से किसी कंट्री की ग्रोथ भी जो है वो डिपेंड करती है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अगर 2021-22 की बात करें, इसमें इंडिया का रैंक रहा 132। कितना रैंक रहा, 132, जो एक बहुत अच्छा रैंक नहीं है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के, जो अगर हम उसके मुताबिक देखें। अब इसको रिलीज कौन करता है, इसको रिलीज करता है UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको 1965 में 1965 में इस्टेब्लिश किया गया था 22 नवंबर को। देखो ये क्यों मनाया गया, कि एक डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके नाम से ही पता चल रहा है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसलिए बनाया गया ताकि कंट्रीज की हेल्प की जाए, ताकि वो पॉवर्टी को खत्म कर सकें और ह्यूमन डेवलपमेंट को अचीव कर सकें। तो इसके लिए यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट को बनाया गया था, डेवलपमेंट प्रोग्राम को किसने बनाया था, UNGA ने, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा इसको बनाया गया था। ठीक है, 22 नवंबर 1965 में इसको बनाया गया, टू एलिमिनेट पॉवर्टी एंड अचीव ह्यूमन डेवलपमेंट, और इसके द्वारा ही ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकाला जाता है। इसमें इंडिया का रैंक 2021-22 में कितना आया, 132, और टॉप किया स्विट्जरलैंड में। जो रिसेंटली अभी एग्जाम हुए ना CBT, चाहे वो JKPSI का एग्जाम हुआ था, बहुत बड़ा एग्जाम था, उसमें हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन जो थे इंडेक्स पे थे ही। तो आप इंडेक्स को लाइटली नहीं ले सकते, इसमें से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं करंट में। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। तो आपको इतना पता होगा यूनाइटेड नेशंस की जो 6 और जो उनकी बॉडीज हैं, परमानेंट बॉडीज हैं, जैसे जनरल असेंबली हो गया, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल हो गया, ट्रस्टशिप काउंसिल हो गया, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो गया, जैसे सिक्योरिटी काउंसिल हो गया। ठीक है, तो ये सारी क्या है, ये यूनाइटेड नेशन की क्या है, परमानेंट एजेंसीज हैं, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। आई होप यूनाइटेड नेशन का टॉपिक आपका कवर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। अगर हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करें कि भूख की प्रॉब्लम कितनी है, ठीक है, भूख वगैरह मतलब क्या खाने की फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, कितनी मतलब भूख मरा वाली सिचुएशन है किसी कंट्री में, उसकी बात करें अगर ग्लोबल लेवल में, तो ये जो रिपोर्ट है ये पब्लिश कौन रिलीज करता है, कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर लाइफ, इन दोनों के द्वारा ये हंगर लाइफ है, हंगर लाइफ, इन दोनों के द्वारा ये पब्लिश की जाती है ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2022 के मुताबिक इंडिया का रैंक कितना है, 107, जो बिल्कुल भी अच्छा रैंक नहीं है, और टॉप किसने करा है, बेलारूस ने। ठीक है, इंडिया का रैंक इसमें बहुत अच्छा नहीं है, तो इसका मतलब इंडिया में हंगर की बहुत प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोग हैं जो बिना खाना खाए सोते हैं यहाँ पर इंडिया में, ये सिचुएशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अगर हम वर्स्ट बात करें, सबसे वर्स्ट हालत कौन सी कंट्री में है, वो चैड में है। चैड में जो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में बहुत वर्स्ट कंडीशन है। ठीक है, आप टॉप रैंक याद रख सकते हो, बेलारूस, वर्स्ट है चैड, और इंडिया की रैंक 107, और कौन रिलीज करता है, इतना ही आपको याद रखना है। नेक्स्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है उसके मुताबिक इंडिया का रैंक कितना है, 136 रैंक है, और टॉप किसने करा है, फिनलैंड ने। और यही जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है यही मोस्टली जो है टॉप करते हैं, चाहे वो नॉर्वे हो गया, फिनलैंड हो गया, डेनमार्क हो गया, आइसलैंड, ये आप देखोगे मैक्सिमम इनका जो है इन्होंने ही टॉप किया होगा अच्छी अच्छी रिपोर्ट्स में। जैसे हैप्पीनेस रिपोर्ट, इंडिया में आप देखो हैप्पीनेस की कितनी बुरी कंडीशन है, 136 रैंक पे इंडिया के लोग हैप्पी अपने आप को कंसिडर करते हैं। ठीक है, अब इसको रिलीज कौन करता है, यूनाइटेड नेशन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क द्वारा इस रिपोर्ट को पब्लिश किया जाता है। देखो ऐसे में आपको बार बार नहीं बोलता हूं किसी वीडियो को देखने के लिए, बट जो करंट अफेयर्स की वीडियो है ना, इसको आपको बार बार सुनना चाहिए। ठीक है, इस वीडियो को आपको बार बार सुनना चाहिए, ये चीजें फिक्स होएंगी दिमाग में, क्योंकि ये सारा फैक्चुअल डेटा होता है, आपको इसको याद ही करना पड़ता है। और मेरा ये मानना है कि इतना पढ़ के याद नहीं होता जितना बार बार सुन के याद होता है।
होता है। तो ये जो वीडियो होती है इनको आप बार बार सुना करो। बाकी एक बार जो कंसेप्चुअल वीडियो होती है वो मैं आपको खुद भी नहीं बोलता बार बार सुनने के लिए। एक बार आपने कंसेप्ट ले लिया, उसको पेन डाउन किया है साथ साथ, तो आपको बार बार सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट इंडेक्स में चलते हैं। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को, किसी कंट्री में कितनी प्रेस को फ्रीडम मिल रही है उस इंडेक्स में बात करें तो यहाँ पर भी इंडिया की कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है। इंडिया का रैंक 150th है यहाँ पर 2022 में। और टॉप किसने करा है? नॉर्वे ने। और ये कौन रिलीज करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिलीज करता है रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर। तो रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर द्वारा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को जो है वो पब्लिश किया जाता है और इसमें इंडिया का रैंक 2022 में कितना आया? 150। और टॉप किसने करा है? नॉर्वे ने करा है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है, इनोवेशन, कोई कंट्री में कितनी इनोवेशंस हो रही है, INN है, किसी कंट्री में कितनी नई नई इनोवेशंस आ रही हैं, उसके अकॉर्डिंग कंट्रीज को रैंक करती है विपो। विपो की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, कि किसी कंट्री में कितनी जो है वो इनोवेशंस हो रही हैं। उसमें इंडिया का रैंक अच्छा है, मान सकते हैं इंडिया का रैंक 40th है। इतना अच्छा भी नहीं है, इसमें भी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। और टॉप इसमें करा है स्विट्जरलैंड ने, आपको ये याद रखना। तो टॉप स्विट्जरलैंड है, 2022 में इंडिया का रैंक 40th है और रिलीज करता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, आपने ये याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, अब देखो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है ना, ये बताता है किसी कंट्री का पासपोर्ट कितना स्ट्रांग है। पासपोर्ट स्ट्रांग होने का मतलब है कि अगर आपके पास उस कंट्री का पासपोर्ट है ना, आप किसी भी कंट्री में जाओगे तो आसानी से आप मूव कर सकते हो, इतनी चेकिंग नहीं होती। मतलब हर चीज में वो पासपोर्ट जो है वो बहुत जो है वो सेफ माना जाता है। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के मुताबिक इंडिया का जो रैंक है वो 87th है। पासपोर्ट के अगर हम देखें तो इंडिया का रैंक 87th है। और टॉप में जो है रैंक 1 कौन है? जापान। अब हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है ये किस बेसिस में पब्लिश किया जाता है? ये डाटा देखा जाता है, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन जो है वो जो डेटा पब्लिश करते हैं उस डेटा के अकॉर्डिंग जो है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स तैयार किया जाता है। इसमें इंडिया का रैंक जो है 87th है और जापान का रैंक कितना है? 1। जापान ने टॉप करा है 2022 के हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। आई होप आपको ये करंट अफेयर्स समझ आ रहे होंगे। नेक्स्ट इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। ठीक है, जो आईपी आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है जिसमें आप पेटेंट लेते हो, उसमें इंडिया का रैंक कितना है? तो इंडिया का रैंक है 43rd आउट ऑफ 55 कंट्रीज। देखो, और टॉप इसमें यूएस ने करा है, ये तो आप याद भी रख सकते हो। इसको निकालता ही यूनाइटेड स्टेट का चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, तो इसमें टॉप भी यूएस से ही करेगा। ठीक है, और इसमें इंडिया का रैंक कितना है? 43 आउट ऑफ 55 कंट्रीज। तो आप ये याद रख सकते हो। नेक्स्ट, अगर हम बात करें ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, तो कितना जेंडर में गैप है? मतलब कई चीजों में हम देखते हैं ना, जैसे मेल्स को सुपीरियरिटी में रखा जाता है, तो उस केसेस में एक जेंडर गैप क्रिएट हो जाता है मेल और फीमेल में। उस इंडेक्स में इंडिया की रैंक बहुत अच्छी नहीं है। इंडिया का रैंक है 135 और इसमें टॉप करा है कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में टॉप करा आइसलैंड। अब देखो यहाँ पर ना बहुत सारी कंडीशन देखी जाती है, जैसे देखा जाता है कि पॉलिटिकल अरीना में फीमेल्स की कितनी इन्वॉल्वमेंट। तो आपको पता है कि इंडिया में पॉलिटिकल अफेयर्स में फीमेल्स उतनी ज्यादा नहीं है। अब अगर आप चेक करो कितने आपके पास सीएम या गवर्नर या अगर हम देखें कोई मिनिस्टर्स हैं, फीमेल्स हैं, बहुत कम है, उतनी ज्यादा नहीं। अभी तो रिसेंटली फीमेल्स की अपॉइंटमेंट बहुत ज्यादा हो रही है, बट इतनी ज्यादा भी नहीं है। इसलिए जेंडर गैप इंडेक्स में इंडिया का रैंक इतना अच्छा नहीं है। तो टॉप किसने करा है? आइसलैंड ने करा। और रिलीज कौन करता है इसको? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा रिलीज किया जाता है। देखो, मैं इन सब की आपको इन्फॉर्मेशन और भी बहुत प्रोवाइड कर सकता है, बट वो आपके लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसलिए मैं स्टिक टू एग्जाम में रह रहा हूँ, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो, आपने पीएचडी नहीं करनी है हर एक चीज में। आपने क्या करना है, आपको कंसेप्ट होना चाहिए और कहाँ से क्वेश्चन आएगा ये आपको आइडिया होना चाहिए, ताकि एग्जाम में आप क्वेश्चन को जो है वो कर सको। और क्वेश्चन 3 तरह से इंडेक्सेस में पूछा जाता है, कि इंडिया का रैंक पूछा जाएगा, टॉप किसने करा और कौन पब्लिश करता है, यही पूछा जाता है मैक्सिमम। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। कितना कॉम्पिटिटिवनेस है किसी कंट्री में, उसके बेसिस में इंडेक्स तैयार किया जाता है। ये कौन रिलीज करता है? इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा। और इसमें टॉप करा है डेनमार्क में और इंडिया का रैंक कितना है? 37। आप ये याद रख सकते हो। ठीक है, अब अगर हम इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस, तो मतलब आप इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस में देखते हो कि इन्वायरमेंट रिलेटेड आप कितने एफर्ट्स लगा रहे हो। उस इंडेक्स की अगर हम बात करें 2022 के, और ये किसने निकाला था? येल और कोलंबिया ने निकाला था। ठीक है, यूनिवर्सिटी ने मिलकर निकाला था। इसमें इंडिया का रैंक 180th है, मतलब बॉटम में है इंडिया का रैंक यहाँ पर। टॉप करा है डेनमार्क ने, यूनाइटेड किंगडम और फिनलैंड ने। ठीक है, ये आप याद। अब देखो, कुछ जो है जो यूनिवर्सिटीज द्वारा निकाले जाते हैं ना इंडेक्स, वो उतने भी इंपॉर्टेंट नहीं होते। बट अगर कोई सपोज करो गवर्नमेंट की एजेंसी कोई निकाल रही है, जैसे वर्ल्ड बैंक निकाल रहा है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकाल रही है, ठीक है, तो ये बहुत, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, इनके ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आपको ये याद रखना चाहिए।
अब करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि करप्शन कितनी है किसी कंट्री में, पब्लिक अफेयर्स में कितनी करप्शन है, उसके अकॉर्डिंग एक इंडेक्स तैयार किया जाता है। इसमें इंडिया का रैंक 85 है, तो इंडिया का रैंक इतना अच्छा नहीं है। टॉप करा है डेनमार्क ने, सेकंड नंबर में जो है वो कौन है, न्यूजीलैंड, और थर्ड नंबर में है फिनलैंड। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक स्कोर का सिचुएशन होती है, इनमें स्कोर दिया जाता है, कंट्रीज को स्कोर दिया जाता है। तो इंडिया का स्कोर आया 40। देखो अब स्कोर किस तरह से होता है, अगर हम सपोज करो किसी कंट्री को 0 स्कोर मिला है, 0 स्कोर का मतलब है कि वो कंट्री मोस्ट करप्टेड मानी जाएगी, बहुत ज्यादा करप्शन। अगर किसी को स्कोर 100 मिला, इसका मतलब वहां पर करप्शन ना के बराबर है, ऑलमोस्ट नो ही है करप्शन वहां पर। तो यहाँ पर इंडिया का स्कोर कितना है, 40, और इंडिया का रैंक कितना है, 85 करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये रिलीज कौन करता है, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इसको रिलीज करता है। ये चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट इंडेक्स में चलते हैं, वर्ल्ड एयर पावर इंडेक्स 2022। किस कंट्री की एयरफोर्स स्ट्रांग है, इसके लिए एक इंडेक्स निकाला जाता है, वर्ल्ड एयर पावर इंडेक्स 2022। इसको रिलीज करता है WDMMA, वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट की जो वर्ल्ड डायरेक्टरी है वो रिलीज करती है एक इंडेक्स जिसको बोलते हैं वर्ल्ड एयर पावर इंडेक्स। और इसमें इंडिया का रैंक 3 आता है। इसमें टॉप रैंक में है USA, सेकंड नंबर पे है रशिया, और थर्ड नंबर पे है इंडिया, और फोर्थ नंबर पे है चाइना। इसका मतलब है कि एयर पावर इंडेक्स में हम इंडियन एयरफोर्स को ज्यादा मानते हैं अकॉर्डिंग टू चाइनीज एयरफोर्स। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इंडेक्स में चलते हैं, अगर हम बात करें वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट कि किस कंट्री की एयर क्वालिटी की कितनी बुरी कंडीशन है, अगर उसमें देखें तो यहाँ पर इंडिया की जो भिवाड़ी जो है जगह सिटी है, भिवाड़ी सिटी राजस्थान की, वो टॉप किया है, उसमें टॉप पोल्यूटेड सिटीज में आ रही है। देन गाजियाबाद जो है यूपी की, वो सेकंड नंबर पे आ रही है। होटन चाइना में है, ये थर्ड नंबर में आ रही है। और दिल्ली जो है ये वर्ल्ड की मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल और सिटीज में फोर्थ नंबर में आ रही है, ठीक है। देखो यहां से आपको पता चल रहा है कि जो हमारी एयर क्वालिटी रिपोर्ट है उसके मुताबिक इंडिया की एयर क्वालिटी कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। टॉप पोल्यूटेड सिटीज में अगर हम पहली 4 सिटीज की बात करें तो 3 उसमें इंडियन है, ठीक है। भिवाड़ी पहले नंबर पे आ रही है, गाजियाबाद सेकंड, और फोर्थ नंबर में दिल्ली। अगर हम वर्ल्ड की मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल की बात करें, इंडिया की कैपिटल दिल्ली है ना, तो वर्ल्ड की मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल कौन सी है, दिल्ली है। अगर हम वर्ल्ड की मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री की बात करें तो वो हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश है, ठीक है। तो यहां से आप देख रहे होंगे कि एशियन कंट्री, देखो चाइना की भी एक सिटी है, तो जो भी एशियन कंट्रीज हैं उनकी एयर क्वालिटी में इतनी अच्छी जो है वो कंडीशन नहीं है, बहुत बुरी कंडीशन है, ठीक है। इसको रिलीज कौन करता है, IQAIR, स्विस ऑर्गेनाइजेशन है एक, IQAIR, ये इस रिपोर्ट को पब्लिश करता है। इसमें आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि वर्ल्ड में मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल कौन सी है, मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री कौन सी है, ठीक है, और टॉप पोल्यूटेड सिटीज में कौन आती है, तो भिवाड़ी राजस्थान, ठीक है। नेक्स्ट इज डेमोक्रेसी इंडेक्स। डेमोक्रेसी इंडेक्स ये है कि किसी कंट्री में लोगों के पास कितनी डेमोक्रेसी है, डिफरेंट फील्ड्स में आपको कितनी डेमोक्रेसी प्रोवाइड है, उसके लिए इंडेक्स है। इसमें इंडिया का रैंक 46 आया है, टॉप करा है नॉर्वे ने, और इसको कौन रिलीज करता है, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा ये रिपोर्ट को पब्लिश किया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स, मतलब कोई जो सिटी है वो कितनी रहने के काबिल है, वहां पर क्या कंडीशंस कैसी हैं, उस बेसिस में उस कंट्री को जो है वो रैंक किया जाता है। इसको भी इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ही इस रिपोर्ट को पब्लिश करता है। इसमें टॉप सिटी आ जाती है जो सबसे अच्छी रहने के लायक मानी जा सकती है, वो है वियना, ऑस्ट्रिया की कैपिटल जो है वियना, उसको माना जाता है कि टॉप जो सिटी है अकॉर्डिंग टू लिवेबिलिटी इंडेक्स। और लीस्ट लिवेबिलिटी सिटी कौन सी मानी जाती है 2022 में, ईरान की कैपिटल तेहरान को माना जाता है, ठीक है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो पहली अच्छी कंडीशन वाली मानी जाती है वो न्यू दिल्ली है, बट न्यू दिल्ली में वर्ल्ड लेवल का रैंक इसका भी 140 है, तो इसका रैंक बहुत कम है। तो इसका मतलब है कि इंडिया में लिवेबिलिटी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है। सेकंड नंबर पे इंडिया की मुंबई आ जाती है, बट इसका रैंक कितना है, 141, ठीक है। तो आई होप आपको आज के जो करंट अफेयर्स का हमारा ये सेशन था ये बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इसको शेयर भी कर सकते हैं, और आप हमारी प्लेलिस्ट में जाएं, करंट रिलेटेड पार्ट 1 को भी देखें जो 2022 के हमने करंट अफेयर्स लाए, और प्लेलिस्ट में आप बहुत सारी चीजें चेक करेंगे, जैसे JKSSB VLW फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गए, या उनके रिलेटेड जो लेक्चर्स हो गए वो सब हमने अपलोड किए हुए हैं। और भी डिफरेंट अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके पढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, जैसे पॉलिटी के लेक्चर हो गए, हिस्ट्री के हो गए, कंप्यूटर, आप जाके अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग उनको जो है वो पढ़ सकते हैं, और ये सारे कम्पिटिटिव बेस्ड ही प्रिपेयर करे गए हैं। नेक्स्ट टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन करें, वहां पर PDF भी आपको शेयर कर दी जाएगी, और साथ में वहां पर क्विज भी होता है रोज 9 बजे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।